हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 5। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक हमारा चल रहा था पिछले वाले वीडियो में कि सर्किट थ्योरी, उसका दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा हो तो वोल्टेज तथा धारा दोनों समान कला में होते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा हो तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा ये दोनों समान कला में होते हैं। इसको हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं, उसका फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम भी बना चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल स्वप्रेरकत्व लगा हो। स्वप्रेरकत्व का मतलब एक प्रेरण कुंडली, जैसे अगर हम मान लेते हैं कुंडली कैसे बनाते हैं हम लोग इस प्रकार से, और केवल कुंडली लगी हो और उसको एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स से उसको जोड़ दिया गया है। ये हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत का मान है V बराबर V0 साइन ओमेगा, और इसका जो स्वप्रेरकत्व है वो L है। और अगर हम मान लेते हैं जो उसको जोड़ रहे हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से कुंडली को, तो उसमें धारा प्रवाहित होती है I। ये इसमें करना है, ठीक है। तो इसकी भाषा हम लोग क्या लिखेंगे कि माना जब प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से केवल एक यल स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली जुड़ी है तो परिपथ में प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा I है। ये हमने मान लिया है, ठीक है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज कौन सा लगाया हमने, V बराबर V0 साइन ओमेगा t, इसको समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे। अब आगे की कहानी सुनो। आगे कहानी ये है कि जब हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कुंडली से जब जोड़ेंगे तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज की विशेषता हमको पता है, लगातार वोल्टेज का मान घटता बढ़ता है और दिशा भी चेंज होती है, ठीक है ना। और इसके कारण धारा का मान भी घटता बढ़ता है। प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ है वो कैसे प्लॉट करते हैं, इस प्रकार से, यानी प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ता है, अधिकतम हो जाता है, फिर घटता है, शून्य हो जाता है, विपरीत दिशा में बढ़ता है, ये तो क्रम होता है। तो जब धारा का मान जब घटे बढ़ेगा तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है कुंडली में उसका मान भी घटे बढ़ेगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र जब घटता बढ़ता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और उसकी दिशा क्या होगी, अगर हम मान लेते हैं किसी क्षण धारा की दिशा इस तरफ है, यानी उसको अलग चित्र में देखें, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को बता चुके, प्रत्यावर्ती धारा को परिपथ में हम एरो द्वारा प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि उसकी दिशा स्थिर नहीं रहती, लगातार चेंज होती रहती है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम में की बात करें, जैसे मान लेते हैं ये कुंडली हो गई और उसको हमने एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया, अगर मान लेते किसी क्षण ये सिरा प्लस है और ये माइनस है तो धारा का प्रवाह कैसे होगा, इस दिशा में होगा। और जो इसमें धारा प्रवाहित होने से जो विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा, ये हम लोग फैराडे के नियम से जानते हैं। किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, कितना होता है, हमने लिख रखा है फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -L di/dt। ये हम लोग डेरिवेशन भी कर चुके हैं। यानी इसमें जो विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हो रहा है वो E है, उसका मान कितना है -L di/dt। इसको ध्यान से समझना। माइनस चिन्ह क्या बताता है, माइनस चिन्ह बताता है कि जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है उसका विरोध करता है चुंबकीय फ्लक्स। धारा इधर तरफ प्रवाहित होने से उत्पन्न हुआ, इसका मतलब है इस मुख्य धारा का विरोध करने के लिए इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, यानी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस दिशा में होगी। यानी सिंपली कह सकते हैं कि इसमें ये जो है
एक बैटरी की तरह व्यवहार करेगा। आप थोड़ी देर मान लीजिए, जैसे ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, इसका मतलब क्या है कि इसमें इस दिशा में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और इस दिशा में उत्पन्न होगा। इसका मतलब है कि इसमें इस जगह एक ऐसी बैटरी की तरह व्यवहार होगा इस प्रकार से, जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, E। ये सिरा प्लस का होगा, ये माइनस होगा। इस धारा, मुख्य धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है तो प्रेरित धारा किस दिशा में होगी, इस दिशा में होगी। उसी का ये चिन्ह प्रदर्शित हो रहा है ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आप जरा किरचॉफ का जब नियम लगाएंगे इस बंद परिपथ में तो क्या होगा, ध्यान दीजिए जरा। किरचॉफ का नियम, जो दूसरा जो नियम है किरचॉफ का, उल्टा का नियम जो कहते हैं हम लोग, क्या होता है, सिग्मा डेल्टा V इक्वल टू 0, यानी किसी बंद परिपथ में जो विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो विभव परिवर्तन कैसे होगा, इसका अगर मान लेते हैं वोल्टेज है V, अगर हम इस दिशा में चलते हैं सपोज ऐसे क्लॉकवाइज दिशा में, तो क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो प्लस, यानी बैटरी में जब भी माइनस से प्लस की ओर जाते हैं तो प्लस में लिखी जाती है वैल्यू, V का मान हो गया ये, ठीक है। ये बैटरी का व्यवहार कर रहा है प्रत्यावर्ती स्रोत किसी क्षण के लिए, बाकी तो लगातार इसकी पोलरिटी चेंज होती है, ये चीज को भी दिमाग में रखना है। तो किसी पर्टिकुलर क्षण पर ये अगर प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, अगर क्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं तो माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो प्लस में लिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हुआ, LdI/dt उत्पन्न हुआ, लेकिन डायरेक्शन कैसी है उसकी, डायरेक्शन कैसी है। अब देखिए हम चल रहे हैं इस दिशा में और इसमें जो इसकी जो पोलरिटी कैसी है, माइनस से प्लस क्यू, यानी देख इधर इस तरफ हम चलेंगे तो प्लस से माइनस को चल रहे हैं, इसमें ऐसे चल जहां अपनी डायरेक्शन निश्चित की क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो इसमें विद्युत वाहक बल के दिशा प्रेरित हुआ है। जो बैटरी हमने मानी कि एक बैटरी की तरह व्यवहार करेगा तभी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जो उस मुख्य विद्युत वाहक बल का विरोध करेगा जो इसके कारण यहां पर उत्पन्न हुआ है। तो उसके कारण से माइनस से प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं यहाँ पर, तो प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो माइनस E, बस एक राउंड पूरा हो जाता है बराबर 0। ये बात समझ में आएगी नहीं है। तो इसको अगर हम नियम के हिसाब से अगर देखें तो इस हिसाब से ये V माइनस E इक्वल टू 0। अब चूंकि माइनस हमने डायरेक्शन को ऑलरेडी माइनस में ले रखा है तो विद्युत वाहक बल का मान केवल लिखना पड़ेगा, तो LdI/dt लिख सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो दूसरा तरीका इसका ये भी है कि जो विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ है वो अगर E मान लें, ठीक है ना, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो गया इस परिपथ में, V प्लस E इक्वल टू 0, ये कह सकते हैं। तो अगर ये सिंपली कर चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से मतलब दोनों का एक ही है। अगर पहले से माइनस लगा करके यहाँ से चलेंगे तो केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाएगी, यानी LdI/dt। अगर उसका बीजगणितीय योग शून्य कर देंगे तो L का मान हम ऊपर वाले समीकरण से यहाँ रख देंगे। समझ में आ रही है, मतलब आपको ये केवल समझना है कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो E इक्वल टू माइनस LdI/dt, ये उत्पन्न हुआ, माइनस हमने लगा दिया इसलिए चूंकि वो मुख्य जो विद्युत वाहक बल है उसका विरोध कर रहा है ये E, वो माइनस हमने पहले से लगा रखा है। तो जब हम योग करेंगे, जब हम यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो उसकी जगह V प्लस E इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये E की वैल्यू यहाँ पर लगा दो, और या तो फिर हमने कहा किरचॉफ का नियम अगर के हिसाब से करना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि प्लस और माइनस होने की वजह से जब धारा दिशा में प्रवाहित होगी तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी जो इसकी मुख्य धारा का विरोध करेगी, ठीक है ना। तो इसका मुख्य धारा का विरोध करने के लिए इसका मतलब है कि ये जो कुंडली है एक सेल की तरह व्यवहार करेगी जिसका प्लस और माइनस इस तरीके से होगा जैसा चित्र में देख रहे हैं आप। तो जब हम यहाँ पर किरचॉफ का नियम लागू करेंगे तो इसमें अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए अपना अगर रास्ता चुन रखा है तो माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो प्लस। आप इस तरीके से देखिए, इसमें ये भी लिख सकते हैं V प्लस में हो गया यहाँ पर, और इधर जाएंगे तो यहाँ विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हो रहा है, प्लस से माइनस, तो प्लस माइनस को मतलब माइनस इक्वल टू 0। अब E की वैल्यू यहाँ पर हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे, यानी यहाँ पर केवल लिखा जाएगा
एल डी आई अपॉन डी, यानी केवल आंशिक मान रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम माइनस लेकर के इसका समीकरण बना चुके हैं, इसलिए ठीक है। क्योंकि E इज इक्वल टू आप यहाँ लिख सकते हैं एल डी आई अपॉन डी टी, यानी चिन्ह नहीं हम यूज करेंगे यहाँ पर आंशिक मान, चूंकि चिन्ह पहले ही हम नियम में यूज कर चुके हैं, यहाँ पर हम नियम यूज नहीं कर रहे हैं। कुल विद्युत वाहक बल निकालना हमने बराबर 0 कर दिया, तो यहाँ से E का मान हम जब लगाएंगे तो V इज इक्वल टू क्या, V माइनस एल डी आई अपॉन डी। देखिए दोनों की इक्वेशन सेम है, बस समझने का तरीका है अलग अलग, चाहे इस तरीके से आप इक्वेशन बनाए चाहे ऐसे बनाए, दोनों की सेम इक्वेशन आए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप दोनों में जो आपको आसान लगे उस तरीके से आपको तैयार करना है। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो क्या लिखा जाएगा, सिग्मा डेल्टा V इक्वल टू 0, यानी V प्लस E इज इक्वल टू 0। ठीक है, या V का मान हम ऊपर वाले E का मान ऊपर वाले समीकरण से लगा देंगे, V माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये आगे जो हम करने क्या जा रहे हैं, ये हमने कल पिछले वाले वीडियो में बताया था कि चाहे वो L परिपथ हो, चाहे R परिपथ हो, चाहे C परिपथ, सभी में हमारा उद्देश्य है धारा का मान ज्ञात करना, कि प्रत्येवर्ती धारा कितनी प्रवाहित होगी और उसका समीकरण निकालना, और उस समीकरण की तुलना हम इस प्रत्यवर्ती वोल्टेज से कराएंगे और देखेंगे कि वोल्टेज और धारा के बीच क्या रिलेशन आता है, यानी क्या कला में क्या अंतर आता है दोनों। ठीक है, तो इसमें हमको किस तरीके से सॉल्व करके इसमें धारा का मान हमको ज्ञात करना है। क्लियर हो गया। तो इसमें सॉल्व करके इसको धारा का मान ज्ञात कर, उसको लिख सकते हैं एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू V की वैल्यू अगर हम ये समीकरण नंबर 1 से लगा देते हैं यहाँ, तो क्या बन जाएगा, देखो जरा इसके आगे यहाँ पर आ जाओ, एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू V का मान है V नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं हम लोग डी आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी और डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद आप गणित के नियम की सहायता से सॉल्व करेंगे तो दोनों ओर समाकलन करने पर समाकलन कर देंगे, तो समाकलन से लगाओ जरा डी आई, समाकलन डी आई और समाकलन V नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी। ठीक है, सो नोट कर लें, तो उसके बाद आगे सॉल्व किया जाए। नोट कर लिया। अब जरा इसके आगे सॉल्व करो, इसको आगे, तो समाकलन डी आई का समाकलन क्या हो जाएगा, डी आई का समाकलन आई, हम लोग जानते हैं V नॉट अपॉन एल, ये कांस्टेंट है, इसको समाकलन के बाहर हो जाएगा, समाकलन आता है साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होगा, V नॉट अपॉन एल, ये बता चुके हैं पहले भी, समाकलन साइन ओमेगा टी डी टी का समाकलन जो होता है वो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन, ये लिख सकते हैं। इसको और जरा सॉल्व करो तो इसको लिख सकते हैं माइनस V नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर फिर ध्यान देने की जरूरत है, जो हमारे पास जो वोल्टेज का समीकरण है वो तो है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, जो समीकरण नंबर 1 में हमने लिख रखा है, उसकी तुलना कराना जरा इससे। अब दोनों इसका तुलना कराने में समस्या यहाँ पर यह आएगी कि वोल्टेज वाले समीकरण में यहाँ साइन है और
करंट वाले समीकरण में पास आ गया तो इसका मतलब है कि ये कंपैरिजन कराने में समस्या होगी कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, ठीक है ना। इस वजह से इसको भी हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं साइन, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ना, साइन 90 यानी π/2 साइन 90 माइनस थीटा, फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। देखो ये साइन 90 की जगह हम लोग π/2 लिख रहे हैं, यहाँ पर π/2 माइनस थीटा, ये होता है cos थीटा के इक्वल, या ये भी होता है फार्मूला साइन π/2 प्लस थीटा, ये भी cos थीटा के बराबर होता है। ये गणित के स्टूडेंट हो ये सब जानते हैं, ये फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा ये भी cos थीटा के बराबर होता है, लेकिन हम साइन 90 माइनस थीटा वाला लिख रहे हैं, प्लस थीटा वाला नहीं लिख रहे हैं। हम क्यों नहीं लिख रहे हैं अभी ये भी पता चल जाएगा, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करो। अब क्या करें हम, ये देखिए इसमें वोल्टेज वाले फिर से कंपेरिजन कराने के लिए हम लोग क्या ध्यान दें, वोल्टेज समीकरण में यहाँ पर माइनस नहीं है जबकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, ठीक है ना। तो इस माइनस को क्या करें हम लोग इस साइन के कोण के अंदर ले जाएं, क्योंकि फार्मूला हम लोग जानते हैं ये भी साइन माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। इस वाले साइन को अंदर ले जा सकते हैं, जो अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाए, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस π/2 ये लिखा जा सकता है, समझ आ रहा है। अब देखो यहां से जरा ध्यान दो, अगर हम ये वाला फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ जो हमने इस जगह cos ओमेगा टी की जगह अगर हम लगा देते हैं यहाँ पर साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, तो क्या होगा, तब होता है ये इस माइनस चिन्ह को हटाने के कारण फिर दोनों माइनस के हो जाते हैं अंदर, भैया प्लस होता तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, यानी माइनस का ओमेगा टी हो जाता और ये माइनस का π/2 हो जाता, जबकि cos में ये प्लस का ओमेगा टी है, ठीक है ना। तो कंपैरिजन कराने में आसानी हो इस वजह से इसको ये वाला साइन 90 माइनस थीटा लगाया गया ताकि ओमेगा टी पॉजिटिव रहे, ठीक है ना। अगर हम साइन 90 प्लस थीटा लगा देंगे तो ओमेगा फिर नेगेटिव हो जाएगा, जो फिर कंपैरिजन कराने में समस्या आएगी, क्योंकि वोल्टेज समीकरण में जो साइन ओमेगा टी है वो प्लस का है, तो प्लस साइन वाले समीकरण में भी रहे ओमेगा टी, इस वजह से इसको साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगाया गया है, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखो इसकी जगह लिख रहे हैं हम लोग आई नॉट, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल की जगह लिख रहे हैं आई नॉट और साइन ओमेगा टी माइनस π/2, इसको डालीजिए क्वेश्चन नंबर 2, जहां ये जो हमने साइन आई नॉट लगाया इसका क्या मतलब है, तो जहां आई नॉट इक्वल टू इसकी जगह लिखा हम लोगों ने वी नॉट अपॉन ओमेगा एल की जगह धारा का शिखर मान है, शिखर मान इसको धारा का आयाम भी कहते हैं, ठीक है। यहां तक कोई समस्या इसमें केवल बहुत आसान है, केवल गणित के नियमों को ध्यान रखना है, समाकलन और त्रिज्यामिति के, उसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी। धारा का शिखर मान हम निकाल लिया। अब जरा समीकरण नंबर 1 जो हमने क्या लिखा था ध्यान दो जरा, समीकरण नंबर 1 तो ये लिखा गया था और यहाँ पर समीकरण नंबर 2 ये लिखा गया है। तो समीकरण 1 जो समय देखो पहले जो नोट किया होगा उसमें समीकरण नंबर 1 जो पढ़ा है वी बराबर बिना साइन ओमेगा टी, और समीकरण नंबर 2 इनको जरा ध्यान दो। ध्यान देने से पता ये चल रहा है कि दोनों के जो फेस है अब सेम नहीं है, जबकि प्रतिरोध वाले परिपथ में आई बराबर आएगा साइन ओमेगा टी भी आया था, वी बराबर बिना साइन ओमेगा टी पहले से था, तो दोनों के फेस समान थे। फेस का मतलब जो साइन के साथ में जो कोण लगा होता है वो कहलाता है फेस, यानी कला कहते हैं। तो ये धारा की कला कितनी है, ओमेगा टी माइनस π/2, वोल्टेज कला कितनी है, ओमेगा टी। इसका मतलब ये दोनों की कलाएं सेम नहीं है, तो कलांतर कितना है, कलांतर कितना है दोनों का, यानी इस कलांतर कितना है π/2। अब कलांतर π/2 है तो ज्यादा कौन है, ज्यादा तो ये
V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी वाले समीकरण में जो साइन के साथ में जो कला है वो ज्यादा है और ये कम है, क्योंकि ओमेगा टी में पाई बाई 2 घटा है। इसका मतलब है, कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 की तुलना से स्पष्ट हो रहा है कि जो धारा है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 कला में पश्चगामी है या पीछे है, कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे यहां पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने से स्पष्ट होता है, स्पष्ट तुलना करने से स्पष्ट होता है कि धारा, प्रत्येक धारा की बात हो रही, धारा वोल्टेज से, धारा वोल्टेज से पाई बाई 2 कला में कौन पीछे है, धारा। तो यहाँ धारा माइनस पाई बाई 2 लगा है, इसका मतलब है कि धारा वोल्टेज से पाई बाई 2 कला में पश्चगामी है। पश्चगामी का मतलब पीछे, पीछे चल रही धारा। अथवा इसी को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अगर धारा पीछे चल रही है इसका मतलब वोल्टेज क्या चल रहा है, आगे चल रहा है, कितनी कला से, पाई बाई 2 कला से। तो इस भाषा को इस प्रकार से लिख सकते हैं, अथवा वोल्टेज धारा से पाई बाई 2 कला में अग्रगामी है, अग्रगामी यानी अग्रगामी का मतलब आगे चल रहा है। तो दोनों का मतलब एक ही है, अगर वोल्टेज से धारा पाई बाई 2 कला में पश्चगामी है तो इसका मतलब है कि धारा से वोल्टेज पाई बाई 2 कला में अग्रगामी है। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे जो आप भाषा लिख सकते हैं। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। अब हम जरा बात करेंगे कि फेजर डायग्राम कैसे बनेगा दोनों वोल्टेज और धारा के बीच, जबकि दोनों में कलांतर है कितना, पाई बाई 2 का, और वोल्टेज यहाँ पर अग्रगामी यानी वोल्टेज आगे चल रहा है और धारा पीछे चल रही है। तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, तो उसको नोट कर लीजिए। फेजर डायग्राम बनाते हैं हम लोग। नोट कर लिया, वीडियो ग्रो करके नोट कर लो। आते कला आरेख, कला आरेख, कला आरेख मतलब फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, ठीक है। इसको बनाने के लिए अभी देखो हमने समीकरण क्या निकाला है, समीकरण निकले हमारे हैं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो वोल्टेज का समीकरण हम लोगों ने लिखा है। और धारा का समीकरण क्या बना था, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये लिखा गया है। अब जरा जब फेजर डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो देखो जरा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्लॉट कर लेते हैं। इधर की तरफ हम लोग रखेंगे ये फेजर डायग्राम बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले चूंकि देखिए वोल्टेज की कला कितनी है, ओमेगा टी, तो पहले वोल्टेज को पहले ड्रा कर लेते हैं। हमेशा ड्रा किसको करते हैं हम लोग, शिखर मान को, वोल्टेज के शिखर मान को ड्रा कर लिया। और इसका जो कला कितनी है, ओमेगा टी, ओमेगा टी कला है इसकी वोल्टेज की, तो यह प्लॉट कर लिया। फिर धारा कह रहा है वोल्टेज से पाई बाई 2 कला में पीछे है, तो पीछे का मतलब अगर इस यहां से बाई वोल्टेज ये है, अगर आगे कहेगा तो हम इधर चलेंगे
और पीछे कहेगा तो इधर चलेगी। ये ध्यान रखना है, ये हम बता भी चुके हैं पहले जब हम कला के बारे में जो पढ़ाया था। वोल्टेज से अगर अग्रगामी देख रहे हैं तो इसका मतलब वोल्टेज से इधर जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, ठीक है ना। और अगर क्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं वोल्टेज से तो पीछे चलेंगे धारा। तो इसका मतलब वोल्टेज से धारा पीछे है, कितनी पीछे है, π/2। तो इसका मतलब है कि यहां से इस तरफ धारा को खींचेंगे, क्योंकि पीछे धारा इधर ले जाएंगे, और ये कितना एंगल होना चाहिए, π/2। वोल्टेज से π/2 कलम पीछे है, ये हमारा हो गया I। समझ में आ रहा है। इसको छोटा रखेंगे, I0 की लंबाई को हमेशा छोटा इसलिए रखते हैं कि अभी हम लोग देखो I0 किस बराबर लिखा है, V0/ωL। इसका मतलब है कि यहां से ही पता चला है ωL से डिवाइड करने पर ही I0 का मान निकला। इसका मतलब I0 इज लेस देन V0 रहेगा। ये इसलिए छोटा खींचा गया है। और जब इसके शिखर से यानी वोल्टेज के शिखर से जब एक्स एक्स पर लंब डाल देते हैं तो ये इसका जाता है तात्कालिक वोल्टेज, और इस धारा के शिखर मान से जब यहाँ पर परिवर्तन करते हैं तो यह जाता है तात्कालिक धारा, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक ये तो 0 बन जाएंगे, ठीक है। मूल बिंदु हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष। इस तरीके से ये तो इसका हो गया फेजर डायग्राम। कोई समस्या, बहुत आसान है। वोल्टेज को पहले ड्रा कर लेंगे ωt फेज के साथ, एक्स अक्ष से ωt एंगल बनाते हुए हमने V0 को ड्रा कर लिया, वोल्टेज को। फिर कहना ये प्रूव कर चुके कि धारा जो है ये पीछे चल रही है π/2 कला से, तो पीछे ले जाएंगे यानी नीचे तरफ ले जाएंगे धारा को π/2 एंगल बनाते हुए, तो इधर खींच दिया। I0 को हमने छोटा सा रखा है क्योंकि I0 का जो मान होता है V0 से छोटा होता है, क्योंकि I0 इज इक्वल टू V0/ωL होता है। ωL से डिवाइड करने पर ही इसकी वैल्यू आ रही है, तब इसके इक्वल होता है I0। इसका मतलब है V0 का मान ज्यादा है और I0 का मान कम है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कला आरेख ग्राफ की। अगर हम बात करें तरंग आरेख की, तो तरंग आरेख हम लोग कैसे खींचेंगे, 0 π/2 तो बना लेते हैं। कोण है ये π/2, पाई 3 π/2 और 2 पहले ωt जो cos ωt है, सॉरी ये जो V इक्वल टू V0 sin ωt, इसका पहले ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो ये sin ωt का ग्राफ होगा ये। तो कैसे बनेगा, बस तरीका है कि पहले ωt की जगह 0, यानी इस तरफ आप समझो कि ωt हम लोग ले रहे हैं, नेगेटिव मतलब थीटा। तो थीटा अगर 0 है यानी ωt का मान 0 है तो V का मान भी 0 होगा। फिर π/2 रखो तो π/2 का मान तो cos sin 91 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बड़ा बनाते हैं हम लोग। उसके बाद पाई 0 यहाँ आ गया, 3 π/2 यानी 270, 270 का मतलब -1 और 2 पाई 0। इनको जरा सबको मिलाओ, फ्री हैंड मिलाते हैं, ऐसे करके ऐसे करके इसको। ये वोल्टेज का ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। धारा कह रहा है कि पश्चगामी है, पश्चगामी इसका धारा पीछे चल रही है। वोल्टेज इसका मतलब है π/2 कला पीछे है, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज जो है वो आगे चल रहा है, पीछे धारा पीछे चल रही है, ठीक है ना। यानी वोल्टेज पहले अधिकतम हो जाता है, धारा बाद में अधिकतम होती है, ठीक है ना। तो जब हम साइन I इक्वल टू I0 sin ωt माइनस π/2 का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पहले 0 रखो जरा ωt की जगह, 0 रखेंगे तो साइन -π/2 आ गया। साइन -π/2 का मतलब माइनस साइन π/2, माइनस साइन π/2 का मतलब माइनस I0 आएगा। तो माइनस I0 का मतलब है आप माइनस यहाँ नीचे तक शुरू करें, ये जो ऊपर नीचे हम लिख रहे हैं किसका मान है, V तथा I का है। मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस। इसका मतलब धारा यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है ना। ये भी इसका वोल्टेज का शिखर मान है V0। धारा यहाँ से शुरू होगी,
फिर जब 90 रखेंगे यहाँ, तो 90 रखेंगे तो 90 माइनस 90 आए, पाई/2 90 हो गया, तो कितना हो गया 0, sin 0 का मान 0। यानी इसका मतलब है कि ये यहाँ इसको डॉटेड हम लोग करें ताकि दोनों में अंतर दिखाई पड़े। धारा को हम डॉटेड कर रहे हैं, इसका मतलब sin 90 0 हो गया। उसके बाद फिर आगे फिर इस प्रकार से रखो, पाई/2 जब रखेंगे तो पाई जब रखेंगे पाई रखेंगे तो पाई/2 बचेगा, तो पाई/2 बचेगा तो आई आ जाएगा। इसका मतलब है धारा सबसे अधिकतम। उसके बाद ऐसे प्लॉट ये ड्रा कर लेंगे, ये प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ को इस तरीके से ऐसे। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो धारा का ग्राफ है, डॉटेड वाला दिख रहा है। ये हमारा है I0। इससे जो पता चला है कि जब वोल्टेज अधिकतम तो धारा शून्य, जब धारा अधिकतम वोल्टेज शून्य। ठीक है ना, एक साथ नहीं है, ये एक साथ नहीं चलते जैसा प्रतिरोध वाले में था। तो वोल्टेज धारा दोनों साथ साथ चेंज हो रहे थे, पर इसमें ऐसा नहीं है। वोल्टेज धारा के बीच में कालांतर शून्य है नहीं। जब वोल्टेज अधिकतम होगा तो धारा शून्य होगी, जब धारा अधिकतम होगी तो वोल्टेज शून्य होगा। इस तरीके का क्रम यहाँ पर आता है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ये हम लोग, ये कौन सा ग्राफ हमने बनाया है, तरंग आरेख। तरंग आरेख यानी वेव डायग्राम। तरंग आरेख इस प्रकार से खींच सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें इसको। कोई समस्या? बस इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज है कि वोल्टेज यहाँ पर धारा से आगे रहता है, इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है ना, और धारा वोल्टेज से पीछे रहती है। कितनी पीछे रहती है? पाई/2। वोल्टेज धारा से पाई/2 कला में आगे, या उसकी उल्टी भाषा में बोले तो वोल्टेज धारा वोल्टेज से पाई/2 कला में पीछे। ठीक है, बस इतनी बात हमको ध्यान रखना है। ये इक्वेशन ध्यान रखना है, I0 का मान ध्यान रखना है, V0 मान ओमेगा। ठीक है, अब जरा बात आती है, इसको नोट कर लिया। अब इसमें एक डिफिनीशन और बनानी है प्रेरणी प्रतिघात की। उसका क्या मतलब है? प्रेरणी प्रतिघात का क्या मतलब? प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात। प्रेरणिक प्रतिघात मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। प्रेरणिक प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अभी देखो हम लोगों ने एक सूत्र लिखा है, अभी ये सूत्र आ चुका है ना, इसकी V0/L की जगह तो I0 लिखा गया। तो इस सूत्र को जरा ध्यान दो, I=V/R। ये हम लोग सूत्र पढ़े अभी तक। वोल्टेज और धारा के रिलेशन जब भी पढ़ते हैं तो I क्या होता है? I=V/R होता है। यहाँ पर I0/V0/ω/L है, तो इसका मतलब ω/L कह सकते हैं कि एक प्रतिरोध की तरह काम कर रहा है। यानी ये जस्ट लाइक ए रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस किसके कारण है? कुंडली के कारण है। ये मतलब आप समझो कि ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। और प्रतिरोध है, इसका मतलब है कि इसकी जगह हम एक नया टर्म यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रतिरोध है वो कुंडली का प्रतिरोध है और प्रत्यावर्ती धारा के कारण है प्रतिरोध। ये प्रतिरोध जो ऐसा प्रतिरोध है जो दृष्ट धारा में काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भी पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये जो कुंडली का जो प्रतिरोध है, इसलिए उसको प्रतिरोध ना कह करके हम लोगों ने कहते हैं उसको प्रेरणिक प्रतिघात। प्रेरणिक प्रतिघात कहेंगे, प्रेरण प्रतिघात भी लिखा रहता है किसी किसी बुक में, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसकी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे?
ठीक है ना। तो उसकी परिभाषा लिख लेते हैं, बहुत आसान है कि जो सूत्र जो हमने लिखा है इसमें जो ओमेगा एल जो लिखा गया है इसी को हम लोग कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। इसका सिंबल होता है ओमेगा एल, सॉरी एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। इसी को कहते हैं हम लोग प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात। और चूंकि ये प्रतिरोध ही है तो इसका मात्रक भी ओम होता है। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसको हम लोग ओम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो ओमेगा एल है ये एक प्रतिरोध ही है, लेकिन ये प्रतिरोध कुंडली के कारण है और प्रत्ययवर्ती धारा के कारण है, इसलिए इसको नाम दिया गया है प्रेरणिक प्रतिघात। तो परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं इसकी, किस प्रकार से लिखेंगे। प्रेरणिक प्रतिघात परिभाषा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कुंडली में धारा का शिखर मान I इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपन ओमेगा एल में ओमेगा एल को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, जिसे एक्सएल से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एक्सएल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ओमेगा एल। और चूंकि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ है, जहां एफ क्या है? आवृत्ति है प्रत्ययवर्ती धारा की, तो आवृत्ति हो गई एफ, तो 2 पाई एफ ये कोणीय आवृत्ति होगा, तो मेरे जगह हम लोग लगा सकते हैं 2 पाई एफ। एक्सएल का एक नया सूत्र बन जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक है ना। क्योंकि ये प्रतिरोध है ये, इसलिए इसका मान जो है, इसका जो मात्रक है जो एक्सएल है, जिसको हम लोग प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, ये एक प्रतिरोध ही है, इस वजह से इसका मात्रक भी ओम होता है, जो प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्यों इसको कहा गया आई इक्वल टू वी बार आर, इससे अगर तुलना कराते तो ओमेगा एल ये आर की तरह है, प्रतिरोध की तरह है। क्योंकि प्रतिरोध ये कुंडली के कारण है, इसलिए इसको प्रतिरोध न कह करके हम लोग कहते हैं इसको प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। और चूंकि प्रतिरोध होने का इसका मात्रक भी ओम होता है। ठीक है ना। ये बात को ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है ये। और दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि एक्सएल और यानी प्रेरणिक प्रतिघात और एफ के बीच अगर ग्राफ अगर खींचते हैं, ग्राफ खींचने का मतलब इधर तरफ अगर हम एफ रखें और इस तरफ रखते हैं एक्सएल, तो इससे देखिए पता चल रहा है कि जो कि एल ये तो कुंडली के लिए कांस्टेंट होता है, स्वप्रेरिका तो है, यह बढ़ाएंगे तो एक्सएल का मान बढ़ेगा। ठीक है ना। इसका मतलब सिंपली कह सकते हैं कि एक्सएल और एफ ये दोनों कैसे समानुपात में हैं, यानी समानुपाती। इसका मतलब है कि एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, जैसे जैसे एफ का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्सएल का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। तो कह सकते हैं इसमें कि एक्सएल ये पॉइंट है, उसी के आगे लिखेंगे एक्सएल तथा एफ के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक्सएल तथा एफ के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि एक्सएल और एफ ये समानुपाती होते हैं, एफ का मान बढ़ाते जाएंगे, एक्सएल का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट अगर लिखना चाहें, एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ पर। डीसी करंट के लिए, डीसी का मतलब पृष्ठ धारा यानी बैटरी से मिलने वाली धारा के लिए जो एफ का जो मान होता है वो 0 होता है, के लिए एफ इज इक्वल टू 0। जब एफ इज इक्वल टू 0 जब होगा तो एक्सएल क्या हो जाएगा, तो एक्सएल का मान भी 0 होगा। इसका मतलब है कि जब प्रतिरोध 0 हो गया, एक्सएल का मतलब प्रतिरोध, इसका मतलब है कि दृष्ट धारा के लिए जो
कुंडली का जो प्रतिरोध होता है उसका मान शून्य होता है। जो प्रतिरोध शून्य होगा तो इसका मतलब है कि उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं इसमें इस प्रकार कुंडली में दृष्ट धारा इस प्रकार का आता है, यहाँ से आता है कुंडली में दृष्ट धारा का प्रवाह हो सकता है या होता है, ठीक है ना। इसका प्रतिरोध ये समझो कि यहाँ प्रतिरोध उसका 0 हो गया है। जो प्रत्यावर्ती जो प्रतिरोध है उसका मान 0 है दृष्ट धारा के लिए। इसका मतलब है कि दृष्ट धारा का प्रवाह उसमें हो सकता है कुंडली में, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये हम लोग देख चुके कि पीरियडिक प्रतिघात और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या रिलेशन होता है, ठीक है। सो नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, इसमें कुछ आंकिक प्रश्नों को करा देते हैं इस टॉपिक से संबंधित, तो उसको नोट कर लें। उसके बाद आंकिक प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें एक चित्र दिया हुआ है, सर्किट बना हुआ है और उस सर्किट में एक कुंडली है। उस कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है वो 2 हेनरी है और प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा हुआ है वो 10 sin ओमेगा t प्लस 30 डिग्री। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। तो कह रहा है ज्ञात करना है प्रेरणिक प्रतिघात यानी XL का मान बताना और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान यानी I0 बताना है कितना होगा और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण बताना है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण दे रखा है, इतना वोल्टेज लगाया गया तो धारा जो प्रवाहित होगी इसमें उसका समीकरण क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका सलूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे प्रेरणिक प्रतिघात। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत यह है कि अभी तक हम लोगों ने V बराबर V0 sin ओमेगा t पढ़ा है। V बराबर V0 sin ओमेगा t प्लस जो भी कुछ लिखा हो, π/2 लिखा हो सकता है, π/3 लिखा हो सकता है या डिग्री में लिखा हो सकता है, 30, 45 जो कुछ लिखा हो, साइन के साथ में जो कुछ लिखा होता है वो सब वोल्टेज का फेस कहलाता है यानी कला कहलाती है, ठीक है ना। इसका मतलब वोल्टेज की कला है 10t प्लस 30, ठीक है ना। ये पूरी कला में काउंट होगा, ये बस समझ आ रहा है। जिसका ओमेगा टी जब कंपेयर कराएंगे तो ओमेगा टी प्लस 30, ये जरूरी नहीं केवल ओमेगा टी ही लिखा हो, उसके अलावा कुछ आगे भी लिखा हो सकता है। तो पूरा ओमेगा टी प्लस जो कुछ लिखा है वो सब उस वोल्टेज की कला कहलाएगी, ठीक है ना। तो जब हम कंपेयर कराएंगे V बराबर V0 sin ओमेगा टी प्लस आगे जो कुछ लिखा तो ओमेगा टी कौन है, यहाँ पर ओमेगा क्या है 10 है, ठीक है ना। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से तो 10 निकल करके आ रही है और V0 का मान कितना निकल करके आ रहा है, V0 का मान है 10 वोल्ट और ओमेगा का मान है 10 रेडियन प्रति सेकंड। ये ओमेगा का मान दे रखा है। तो कह रहा है कि प्रेरणिक प्रतिघात बताओ। तो प्रेरणिक प्रतिघात हम लोग निकालेंगे XL और XL बराबर हम लोग पढ़ा है ओमेगा L होता है। तो ओमेगा का मान है 10, L का मान है 2, ये तो है यानी 20 हो गया। मात्रा क्या लिख देंगे इसका 4। ये तो हो गया इसका प्रेरणिक प्रतिघात, पहला वाला पार्ट का आंसर। तो दूसरे पार्ट का आंसर देखो, तो समस्या बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान यानी I0 का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अभी फार्मूला लिखा है हम लोगों ने V0 अपान ओमेगा L लिखा है। V0 का मान 10
अपान ओमेगा एल का मान अभी हम लोग निकाला है, यानी ओमेगा एल की जगह हम लोग एक्सएल भी लिख सकते हैं 20, तो ओमेगा की जगह आप लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह लिख दीजिए 10, एल की जगह 2, तो 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.5, 0 0 कट जाए 1/2, 1/2 मतलब 0.5 एम्पीयर। इतना ये धारा का शिखर मान है, ठीक है ना। अगर चाहे तो इसके आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर जहाँ पूछता है कि इसका वर्ग मान तो मूल मान बताओ कितना होगा, तो हम लोग लगा देंगे आई आरएमएस इक्वल टू वी नॉट मान √2, आई आरएमएस का मान भी निकल आएगा। अब इसके लिए क्वेश्चन थर्ड पार्ट है, उसके लिए ध्यान देने की जरूरत है, जो हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझना। अभी हम लोगों ने प्रूव किया है कि इसमें जो धारा होती है, किसमें, जब परिपथ में केवल कुंडली लगे हो तो धारा हमेशा वोल्टेज से 90 अंश की कला में पश्चगामी होती है। ये बिल्कुल में पढ़ा है ना कि धारा जो है वो वोल्टेज से 90 अंश की कला में पश्चगामी, तो जो भी कला है वोल्टेज की, कितनी कला है, कितनी कला है 10t + 30, इतनी तो कला है वोल्टेज की, और उससे धारा 90 अंश की कला में पीछे होती है। तो धारा का समीकरण क्या लिखा जाएगा, I बराबर I0 साइन जो कला वोल्टेज की उसको तो आप पहले ही छाप दो यहाँ पर 10t + 30, ये तो वोल्टेज कला हो गई। अब धारा वोल्टेज की कला से 90 अंश पीछे होती है, इसका 90 इसमें घटा देंगे। समझ आ रहा है, यानी दोनों समान कला में नहीं होते, वोल्टेज और धारा, वोल्टेज ये आगे होता है और धारा पीछे होती है। तो वोल्टेज का आपको फेस पता है कितना है, इसका मतलब धारा इससे 90 अंश पीछे होगी, तो 90 अंश घटा देंगे इसमें, ठीक है। अब I0 का मान ये दूसरे वाले पॉइंट से हटा कर दो, तो I = हो जाएगा 0.5 साइन 10t - 60, ये धारा का समीकरण आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि अभी हमने यहाँ लिख दो कि यहाँ ⍵t + 90 या -90, केवल -90 + 90 नहीं होता है। जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसका ये है कि जो भी कला है वोल्टेज की, वो वैल्यू जो भी कुछ यहाँ लिखी गई है उससे हमको 90 अंश पीछे करना है, ठीक है ना। कभी कभी उल्टा दे देता है, धारा का मान दिया होता है फिर वोल्टेज का समीकरण पूछता है, तो वोल्टेज का पूछेगा तो धारा से 90 अंश की कला में आगे होगा, तो उसमें 90 हम जोड़ते हैं धारा के केस में, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल करते समय कि क्या दे रखा है और क्या निकालना है, और उसके बाद हम सोचेंगे कौन सा परिपथ है और उसमें धारा आगे होती है कि वोल्टेज आगे होता है तो कितना होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन का सलूशन हो जाता है, इसको नोट कर लें। इसको अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.25 हेनरी है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यवर्ती धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके इसको हल करने का प्रयास करिए। इसमें दे रखा है L का मान 0.25 हेनरी और जो उसकी आवृत्ति है F का मान दिया है वो 50 हर्ट्ज है। तो कह रहा है प्रेरणिक प्रतिघात यानी XL का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो बहुत आसान है, XL बराबर होता है ⍵L और ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2πf × L, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो 2πf लिखना पड़ता है ओमेगा की जगह, अगर पूरी आवृत्ति दे रखी है तो फिर ⍵L से काम चल जाएगा। तो 2π का मान 3.14 और f का मान है 50 और L का मान है 2.5, कितना हो जाएगा ये 50 दूनी 100, 100 को मल्टीप्लाई में करेंगे तो 25 को मल्टीप्लाई में करो 2500 को 100, 25 करना 25, 10 35, 25 3 का 75, 3 78, कितने ओम, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। बहुत आसान है, 78.5 ओम इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए और अगर चैनल में नए हैं तो इस
चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।